Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys आज हो गया है 29th of December 2024 जिसमें आपका आज का आरआरबी टेक्नीशियन का 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है रेलवे बोर्ड द्वारा। सो गाइस आज के इस वीडियो में व्हाट आर वी गोना डू, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल द जीके जीएस मैथमेटिकल जो रीजनिंग और साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी क्वेश्चंस आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, विच मीन्स हम आपको एग्जाम एनालिसिस का पूरा नेट टू नेट वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई इतने क्वेश्चंस वी हैव आंसर्ड करेक्टली एंड इफ नॉट यू हैव गिवन एनी एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी फिर भी इस वीडियो को देखना बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर सम सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल बूस्ट अप करते हैं। Even if you are preparing for any other competitive exam, then also you're going to be getting helpful by doing these and doing these exam analysis and watching these exam analysis videos, क्योंकि आपको पता पड़ेगा कि हाँ भाई इस साल आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हो रहा है उसका लेवल जो एग्जामिनेशन लेवल है वो क्या रहा है। इज इट लाइक इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट? यू आर गोना फाइंड आउट वेरी सून। वन मोर थिंग गाइस, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आरआरबी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन से रिलेटेड एंड ऑल्सो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑलमोस्ट सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एज एंड व्हेन वी कम अप विद एनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नाउ लेट्स क्विकली बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। So guys, the first important question is from reasoning जिसमें आपको एक following table दे रखा था and you have to answer the question. So guys, number of students appeared A दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद passed कितने हैं वो बता दिया। In an annual examination from 4 schools जिनमें Q, R, S और T are the schools, ठीक है। और 5 साल में डेटा है यहाँ 2014 से 2018 तक का। इस डेटा के मुताबिक जिसमें आपको ठीक है 2014 से लेके 2018 तक का डेटा है और यहाँ पे स्कूल्स मेंशन्ड है और यहाँ पे कितने अपीयर हुए, ठीक है, कितने अपीयर हुए जो ए बता रहे हैं, कितने पास हुए वो ये बता रहे हैं। ठीक है, इस डेटा को रीड इन करना एंड रीड इन करने के बाद आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम स्कूल एस इन 2014 and 2017 is what percent of 90% of the total number of students appeared from school T in the year 2015, 16 and 17। ठीक है, आपको करेक्ट करना है टू 1 decimal place। ओके गाइस, सो व्हेन आर यू गोइंग टू कैलकुलेट इट, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद जैसे कि आप देखोगे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड फ्रॉम स्कूल एस इन 2014 एंड 17 वो हो गया आपका 273 प्लस 247 जिसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 520। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फ्रॉम स्कूल टी इन 2015, 16, 17 तो वो हो गया आपका 300 प्लस 320 प्लस 350 जो कि बन जाएगा आपका 970 इन टोटल। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है 90% of the total number of students appeared from school T in 2015, 16 and 17 is आपको क्या कर देना है, simply 90% कर देना है 970 का, जिसको करने के लिए आप क्या करोगे 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 970 करोगे, so you're gonna get 873। ठीक है गाइज, अब क्या होगा 873 आपके पास आ गया है। नाउ द टोटल नंबर स्टूडेंट्स पास फ्रॉम स्कूल एस इन 2014 एंड 2017 is what percent of 90% of the total number of students appeared from school T in 2015, 16, 17 तो सिंपली आपको 520 डिवाइड बाय 870 इंटू 100 873 इंटू 100 कर देना है। ठीक है, उसको करने के बाद आपके पास आ जाएगा 59.564% जो कि है आपका 59.6% अप्रोक्सीमेटली। So the required percentage is 59.6%, which is your correct answer. Okay, next question. What are some of the properties of prokaryotic cells? So guys, prokaryotic cells जो होती हैं उनकी कुछ properties आपसे पूछी गई थी। So कुछ characteristics की अगर हम बात करें जो prokaryotic cells होते हैं उनकी, so guys, firstly they lack a nuclear membrane. Secondly, mitochondria, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम्स जो होते हैं ये सब एब्सेंट होते हैं
बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम पर। सो ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने मिलती हैं। Okay, next question. The displacement of a less reactive element by a more reactive element is called what? So guys, it's going to be called as displacement reaction. Next is what are carbon bonding properties called? So guys, carbon bonding properties जो होती हैं वो catenation and tetravalency ये कहलाती है। Guys, next question है that which enzyme is not found in the stomach? तो guys इसका correct answer हो जाएगा gastric acid. Although gastric acid जो होता है that is secreted by the stomach wall, but it is not considered to be an enzyme. तो आप gastric acid को option में अगर दिया है तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। Acid indiscriminately breaks down substances which are not resistant to it. And the enzyme which is found in the stomach, ठीक है, उनकी बात कर लें तो हो गया पैप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक हार्मोन। Okay, next is what is Niti Aayog and what are its functions? So guys, Niti Aayog basically क्या है, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है और एक गवर्नमेंट एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशंस है। और उसके फंक्शंस की बात करें तो गाइस कुछ अलग फंक्शंस होते हैं इसके, जिसमें नंबर 1, formulate long term strategic plans for sustainable development in the country. Number 2, it promote cooperative federalism among states and foster innovation and research. Number 3, it implement rural development schemes and initiatives. Number 4, it advise the government on strategic policy issues at both the domestic and international levels. And at last, we have it creates a federal system in which national and state governments work in harmony and coordination. So guys, these are some of those functions जो कि एक नीति आयोग के होते हैं। Okay, next question. What will be the total resistance when the resistors of 8 ohm, 12 ohm and 15 ohms they are joined in a parallel orders? So guys, इसको calculate करना है आपको total resistance of the series निकालने के लिए you have to combine the resistors, ठीक है, जिसमें 8 ओम और 12 ओम को कनेक्ट कर दिया आपने पैरेलली विद द 15 ओम रेजिस्टर के साथ, ठीक है। और जो रेजिस्टर्स जो आपको सीरीज में दे रखे हैं, ठीक है, आर टोटल कर दिया विच इज 8 प्लस 12 जो कि हो जाएगा आपका 20 ओम्स। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द 15 ओम रेजिस्टर, तो 1 बाय आर पैरेलल कर देना है आपको, तो होगा क्या 1 बाय 20 करके प्लस कर देना है आपको 1 बाय 15 ओम के साथ। 1 बाय 20 कैसे, 20 इज लाइक 8 प्लस 12, आपका जो ये दो रेजिस्टर थे 8 प्लस 12, तो R1 R2 हो गया, ठीक है, R1 प्लस R2 करके आपने 8 प्लस 12 कर दिया तो 20 हो गया। फिर R3 जो 15 ओम है, उन तीनों रेजिस्टर्स को आप इस तरह से निकाल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस अवार्ड्स आर गिवन इन हाउ मेनी फील्ड्स? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा दीज आर बीइंग गिवन इन 13 डिफरेंट फील्ड्स। Next question, who received the first Vigyan Ratna Award of the National Science Award? So guys, इसका correct answer होगा गोविंद राजन पद्माभन, जिनको बायोलॉजिकल साइंस अवार्ड से नवाजा गया था। Okay, next question, in how many categories are the National Science Awards given? So guys, जो नेशनल साइंस अवार्ड होते हैं बेसिकली उनको 4 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला हो गया आपका विज्ञान रत्न जो कि मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। नंबर 2 हो गया विज्ञान श्री जो कि मैक्सिमम 25 पीपल को दिया जाता है। नंबर 3 वी हैव साइंटिस्ट यूथ जो कि मैक्सिमम 25 लोगों को दिया जाता है। एंड एट लास्ट वी हैव साइंस टीम अवार्ड जो कि मैक्सिमम 3 टीम को दिया जाता है। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड या फिर आप कह सकते हैं गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल साइंस अवार्ड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल साइंस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो ये जो नेशनल साइंस अवार्ड है ये आपका 2023 में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव दीज अवार्ड्स, द नेशनल साइंस अवार्ड, इन द ईयर 2023। लेकिन सबसे पहला अवार्ड जो कि अनाउंस किया गया था इस कैटेगरी के लिए, नेशनल साइंस अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गाइस इट हैपेंड in the year 2024. Okay, next question. Which ISRO team has been awarded the Science Team Award as a National Science Award? So guys, इस साल जैसे कि चंद्रयान 3 जो हमारा लॉन्च हुआ था, इट वाज अ वेरी 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 बिग सक्सेस। ठीक है, तो चंद्रयान 3 की जो टीम थी इसरो की, उसको ये नेशनल साइंस अवार्ड दिया गया था। अगला है, वेयर वाज द ब्रिक्स समिट 2024 वाज हेल्ड? और जल्दी से ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट करके बता दो। सो गाइस, 2024 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो उसका 16th समिट है। 16th आप कह सकते हैं एडिशन समिट रहा है, एनुअल ब्रिक्स समिट रहा है, जो कि कजान में हुआ था। कजान रशिया में हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ब्रिक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं दे आर लोकेटेड इन शंघाई, चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट? गाइस, फेरस सल्फेट की बात करें तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, विच इज FeSO4.7H2O। ठीक है, तो FeSO4 विच इज फेरस सल्फेट, जब हमारा इसका ये पानी के साथ डील इन करता है। सबसे पहले तो देख लो कि ये होता क्या है। ठीक है, जो फेरस सल्फेट होता है ना, उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड उन क्रिस्टल्स के कारण ही इसका जो कलर होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जब इसको हीट करा जाता है तो इसका जो पानी होता है ना, ये H2O जो होता है ना, दिस पार्ट कम्स आउट, एंड व्हेन इट कम्स आउट तो उसका जो कलर ग्रीन होता है ना वो चेंज हो जाता है ग्रीन से व्हाइट पर। ठीक है, सो दैट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, जो कि यूजुअली होता है ग्रीन, बट जब उसको हीट करा जाता है उस ग्रीन में से वो पानी जो होता है वो निकल जाता है, तो बाद में वो व्हाइट कलर रह जाता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर? सो गाइस, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, दे रिएक्ट वेरी रैपिडली विद कोल्ड वाटर। और ये जो रिएक्शन होता है ये इतना जल्दी होता है और हीट सिपिंग होता है कि जो एमिशन होता है हाइड्रोजन का वो तुरंत से आग पकड़ लेता है। ठीक है, सो दीज टू मेटल्स, दे आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्टेंट्स which reacts with cold water. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 कैरेट गोल्ड से रिलेटेड था कि 24 कैरेट गोल्ड होता क्या है बेसिकली। सो गाइस, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना उसको हम 999 गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, फाइन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, एंड इसी को प्योर गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होता है ये प्योरेस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 99.9% जो अमाउंट ऑफ प्रेजेंस होती है किसी भी मेटल की वो होती है गोल्ड की। ठीक है, और जो ये 24 कैरेट गोल्ड होता है इसका जो कलर होता है ना वो बिल्कुल पीला होता है और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसी कारण जब इसको बनाया जाता है गोल्ड के, ये जो ज्वेलरी बनाई जाती है ना, दिस इज द रीजन वाई 24 कैरेट का इजीली नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए एकदम एकदम सॉफ्ट मटेरियल से नहीं बनाया जाता, तो उसमें अलग अलग मेटल अमालगमेट किए जाते हैं। ठीक है, जो कि फिर उसको आगे 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट के बनाते हैं। सो that is it all about 24 karat gold. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हमारी हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने इनॉग्रेट करा था अभी रिसेंटली नारी शक्ति ब्रांच खोला है बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और विशाखापट्टनम में, एक ही कई बैंक ब्रांचेस में, विद द एम टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, सो गाइस आपसे पूछा ही गया था कि कौन सी बैंक में इन चीजों से रिलेटेड खाते खोले गए निर्मला सीतारमन के द्वारा। सो गाइस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द वन जिसने ये इनिशिएटिव लिया है टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड 5 नारी शक्ति ब्रांचेस। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी हैं
तो वो कौन सी नारी शक्ति ब्रांचेस हैं जो लोकेटेड है अलग अलग जगह पे? तो एक तो बैंगलोर में है, एक चेन्नई में है, एक विशाखापट्टनम में है और एक जयपुर में है. सो दीज आर द ब्रांचेस. ठीक है. इनॉग्रेटेड बाय हुम? इनॉग्रेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. और ये जो ब्रांचेस हैं दे आर फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय ऑफरिंग क्रेडिट, स्किल डेवलपमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज. ये कुछ चीजें ऐसी हैं उन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए उनका जो भी बिजनेस है, ये एक इनिशिएटिव लिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? तो सबसे आप कह सकते हैं ऊंचा जो है वो है आपका कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट. ये जो एयरपोर्ट है दिस इज द हाईएस्ट, मतलब इसकी जो हाइट है ना वो बहुत ऊंची है. इसकी जो हाइट है उसकी अगर अपन बात करें तो इट इज 3256 मीटर्स, विच इज 10,682 फीट. सी लेवल से इतना ऊपर है वो. तो इसी कारण से वो हाईएस्ट एयरपोर्ट कहलाता है इंडिया का, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया, कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, जो कि लेह में लोकेटेड है, लेह लद्दाख में, विच इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख. ठीक है. हाइट कितनी है मैंने अभी आपको बताई, और सी लेवल से इतना ऊंचा है, विच इज मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट्स इन द होल वाइड वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मिरर इज यूज टू डू शेव? तो गाइज आपने देखा होगा बाजार में अलग अलग दुकानों पे जो शेव कर रहे होते हैं लोग, वो एक तरह का मिरर यूज करते हैं. सो वो मिरर कौन सा होता है? सो गाइज इट इज अ कॉनकेव मिरर. A concave mirror is used widely in the case of a shaving mirror because when the concave mirror is placed very close to the object, a magnified and virtual image is obtained. Shaving mirrors जो होते हैं they are used to see a magnified image of one's face. ठीक है. क्योंकि एकदम आपको प्लेन मिरर ले लोगे तो बहुत ज्यादा जूम इन तो नहीं कर पाओगे ना, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, तो थोड़ा सा वो मैग्नीफाइड इमेज दिखती है एक इंसान के फेस की, जो कि इजीली हेल्प करता है. जो शेव करते हैं, जो बार्बर्स होते हैं, उनको हेल्प करता है टू डू द शेविंग थिंग. Okay, next question. The outer part of a plant cell is made up of what? So guys, it is made up of cellulose and lignin. जो outermost layer होती है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, वो सेलुलोज और लिग्निन की बनती है, जो कि एक तरह का प्रोटेक्टिव कवरिंग के जैसे एक्ट करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को. जो प्लांट सेल्स होते हैं दे हैव अ सेल वॉल एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन, वेरेज जो एनिमल सेल्स होते हैं दे हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन. तो गाइज ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है. जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उनके पास दोनों होती है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उनके पास ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स? सो गाइज जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवेलेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो कि रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म एसिड्स और विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स. ठीक है. वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा. बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट्स बनाएगा. और बहुत से नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और वो ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, जो कि आगे हाइड्रोनियम आयंस बनाती है एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है. जो कि हो गया आपका H3O प्लस. सो गाइस ये जो नॉन मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रोड्यूस करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स. और जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, वो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन मेटल्स एंड ऑक्सीजन. Okay, next is what does a metal become when what does a metal become when it reacts with an acid? सो गाइस जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, एसिड रिएक्ट्स विद मोस्ट मेटल्स टू फॉर्म, तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट्स बनाता है. ठीक है. लवण और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है जब एक मेटल जो होता है वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. ओके, अगला है व्हाट इज द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? तो गाइस इट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म.
Okay, next is who was made the permanent captain of the Indian T20 team in July 2024. So guys, सूर्य कुमार यादव जी जो हैं उनको परमानेंटली कैप्टन घोषित कर दिया गया है इंडियन T20 टीम का जुलाई 2024 में. Okay, next is which product is not obtained during electrolysis of sodium chloride. ठीक है, sodium chloride, which is commonly called as NaCl. So yes, so the product is the sodium hydroxide solution जो कि obtain होता है during the process of electrolysis of sodium chloride. और जो हाइड्रोजन गैस होती है और क्लोरीन गैस होती है वो भी जनरेट होती है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है. ओके इसके अलावा अगर कोई तीसरी चीज है तो दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस थिंग. ठीक है, केमिकल इक्वेशन के थ्रू अगर अपन बात करें, सो 2NaCl प्लस 2H2O जो कि आगे कन्वर्ट करके बनाएगा 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2. सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन. Okay, next question, what is suspension? So guys, suspension is a heterogeneous mixture, और जो suspension होता है जो कि एक heterogeneous mixture होता है जिसमें solute particles जो होते हैं they do not dissolve, लेकिन वो suspended रहते हैं throughout the bulk of the medium. ठीक है, other words में इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो suspensions होते हैं they are non-homogeneous systems in which solids are dispersed in liquids. ओके अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स. सो गाइस जो मेन फंक्शन होता है ना फ्लोएम का किसी भी प्लांट में वो होता है टू ट्रांसपोर्ट द फूड मेड इन द लीव्स. ठीक है, जो भी खाना लीव्स में बनता है उसको टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाना. ठीक है, अपन सब जानते हैं कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, जिसमें वो क्लोरोफिल के द्वारा उस क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. ठीक है, सनलाइट से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंडर गो होते हैं एंड दे जनरेट फूड. तो जो फ्लोएम होता है किसी भी प्लांट के अंदर उसका काम होता है उस फूड को जो कि लीव्स के द्वारा बन रहा है लीव्स में बन रहा है उसको रेस्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाना. सो दैट इज द मेन एंड द कोर फंक्शन ऑफ एनी फ्लोएम इन द प्लांट. वहीं अगर हम जाइलम की बात करें कि जाइलम का क्या फंक्शन होता है, सो गाइज मेन फंक्शन आप कह सकते हैं मेन रीजन फॉर जाइलम इन ड्यूरेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ठीक है, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है रूट से लेके स्टेम्स तक, स्टेम से लेके लीव्स तक वो जाइलम प्रोवाइड करता है, और जो फ्लोम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. और जो सुक्रोस और अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्लोएम के द्वारा. तो दिस इज इट अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ अ प्लांट. Okay, next question. The BCCI has announced a prize money of how many crores to Team India for winning the ICC T20 World Cup 2024. So इस क्वेश्चन में हम दो फुल फॉर्म्स एब्रीविएशंस यहाँ पे देख रहे हैं जिसकी फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके बता दो. वन इज BCCI एंड अदर वन इज ICC. ठीक है, सो प्राइज मनी की बात करें तो कितने करोड़ का प्राइज मनी देने वाला है बीसीसीआई टीम इंडिया को अगर उसने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत लिया. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 125 crores which is really a huge amount जो कि बीसीसीआई ने प्रॉमिस करा है टू गिव इट टू टीम इंडिया अगर वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत जाते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न. तो गाइस जो भारत रत्न अवार्ड है वो सबसे पहले जब इंडिया में आया था तो उसके जो रेसिपिएंट थे वो थे सी राजगोपालाचारी. तो सी राजगोपालाचारी को वो अवार्ड सबसे पहले मिला था. ही वाज द वेरी फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड. ठीक है, the first Bharat Ratna award was given to C. Rajagopalachari, who was the former Governor General of the Union of India. और ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं एंड सीवी रमन जो हैं जो कि इंडियन फिजिसिस्ट हैं इनको भी इस अवार्ड से नवाजा था इन द ईयर 1954. इसके अलावा कुछ और ऐसे फेमस पीपल जिनको भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था. सो गाइज इसमें हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था.
फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो इंदिरा गांधी को, फर्स्ट फॉरेनर को जो कि इंडिया में थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया था उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, खान अब्दुल गफार खान, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जो कि सबसे यंगेस्ट पर्सन भी रहे थे टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सो गाइज ये चारों पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके अगला है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2024। सो गाइज इसमें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक ऐसी इंडेक्स है जो कि एक स्केल यूज करती है फ्रॉम 0 to 100, जिसमें 0 का मतलब होता है नो हंगर। ठीक है, 0 का मतलब हो गया कि उस कंट्री में हंगर है ही नहीं, वहां पर किसी भी तरह से कोई भुखमरी से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। और 100 का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ही हंगर है, एक्सट्रीम हंगर है। तो 2024 में एक रिपोर्ट निकाली थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 105th। ठीक है, 127 कंट्रीज में से, ठीक है, 127 कंट्रीज में से इंडिया की जो रैंक थी वो थी 105। ठीक है, जिसमें स्कोर की बात करें तो द स्कोर ऑफ 27.3 was the score। और ये जो स्कोर है दिस प्लेसेस इंडिया in the category of countries facing serious level of hunger। Yes, as we all know already कि India is a country which today is facing serious level of hunger at some point, so India needs to develop a lot। So 105th position is the correct answer। Okay, next question, what is the name of the process of making liquids and solids from gases? सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन एंड डिपोजिशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये जो डायग्राम हमने कल आई थिंक यस कल वीडियो में शेयर करा था, कल या शायद परसों, उसको अच्छे से देख लेना बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। नहीं देखा है अभी तक वीडियो तो जाके देखो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लो बिकॉज वी कम अप विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नॉट ओनली क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं पर एडिशनल फैक्ट भी बताते हैं, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे पूछा जाए देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू हैंडल दैट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीट्स पेप्सिन? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिक लाइनिंग। जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है वो सिक्रीट करती है पेप्सिन को। ठीक है, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं विद इन द गैस्ट्रिक लाइनिंग जिनको हम चीफ सेल्स बोलते हैं, वो पेप्सिन को रिलीज करते हैं एक इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम जाइमोजन फॉर्म भी बोलते हैं या फिर पेप्सिनोजन भी बोलते हैं। ठीक है, और इस चीज को करने से स्टमक जो होता है वो प्रिवेंट करता है the auto-digestion of protective proteins in the lining of the digestive tract। Okay, next question, who became the Lokpal of India in February 2024? So guys, जज ए एम खान विलकार, जिनको हम अजय मानिक राव खान विलकर के नाम से भी जानते हैं, he was appointed as the new Lokpal of India on 27th of February 2024। That's it guys, those were the very important GK, GS, maths, reasoning and science के आपके questions जो कि आज यानी कि 29th of December के first shift के पेपर में पूछे गए हैं। If you like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform where you're gonna find all the preparatory videos related to all the competitive exam। So आज के लिए guys बस इतना ही। Thank you so much for watching, thank you so much for your time। We will see you in our next video। तब तक के लिए all the very best to all the candidates।